हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 1 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। लास्ट वीडियो की क्विज देखिएगा ध्यान से। देखिए, यहाँ पे लास्ट वीडियो में जो है एक मिस्टेक थी। कुछ दोस्तों ने यहाँ पे इसको गौर किया, सिर्फ 2 कमेंट मेरे को मिले थे, ठीक है। तो काफ़ी दोस्तों ने इस पर गौर ही नहीं किया। देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक थी। जो वासुदेव मोही है, इनकी किस कृति के लिए इनको 29वां व्यास सम्मान मैंने मेंशन किया था क्वेश्चन में, जबकि इनको सरस्वती सम्मान जो है ये दिया गया था। और ये किसके लिए दिया गया था? चेक बुक के लिए दिया गया था। तो ये चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा आप। देखिए, और जो भी आपको ध्यान से देखिए करेगा, कुछ मिस्टेक है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए करेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, हर साल किस दिन को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो है हर साल किस दिन को मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। किस दिन को? 29 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिए, 29 मई को ये इसलिए मनाया जाता है कि 1953 में 29 मई को जो नेपाल के तेजनिंग नार्गे हैं और न्यूजीलैंड के जो एमडी हिलरी है, ठीक है, एडमंड हिलरी, ये एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने थे, ठीक है। तो इसी के लिए जो है, इसी संदर्भ में ये 29 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन को नेपाल ने जो है 2008 से अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जब महान पर्वतारोही हिलरी का निधन हुआ था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 1953 में जो है, देखिए यहाँ पर जो है इनका निधन हुआ था 2008 में, ठीक है। और उसी संदर्भ में नेपाल ने ये मनाने की घोषणा की थी। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके अलावा देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसने राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो कौन सा राज्य जिसने ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है, जो प्रवासी राज्य में वापस लौट कर आए उनके लिए, ठीक है। तो ये जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है, ये यहाँ पर उत्तराखंड ने की है, ठीक है। वैसे ऐसी ही एक योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार ने भी की थी, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो इस योजना का मकसद यही है कि जो भी जितने भी जो प्रवासी जो राज्य के हैं उत्तराखंड के, और जो इस कोविड-19 की वजह से वापस जो है राज्य में लौट कर आए हैं, तो उनको रोजगार देने के मकसद से ही ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। यहाँ पर हमने उत्तराखंड की बात की है, चलिए थोड़ा उत्तराखंड में भी हम घूम के आते हैं। उत्तराखंड की अगर मैं थोड़ा सा मैप में अगर नज़र डालता हूँ, तो ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। देख रहे हैं आप उत्तराखंड, ये आपका जो येलो कलर है ये पूरा उत्तराखंड है, ठीक है। समझ में आ रहा है? देहरादून इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। अब उसके अलावा इसकी बॉर्डर शेयरिंग की सबसे पहले मैं बात करता हूँ। देखिए, इधर यहाँ पर जो बॉर्डर शेयरिंग है, इसकी जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है इसके साथ, और जो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है इसके साथ सबसे ज़्यादा इसकी बॉर्डर शेयर होती है। उसके अलावा इसके साथ थोड़ा सा हिस्सा जो है हरियाणा के साथ भी लगता है इसकी बॉर्डर का, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 3 स्टेट्स के साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है मुख्यतः। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की मैं बात करता हूँ, तो ये जो है चीन के साथ, और इधर ये जो है नेपाल के साथ भी जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर ये तो हो गया आपकी बॉर्डर शेयरिंग और कुछ बाहरी बातें। अब बात करते हैं थोड़ी अंदर की। देखिए, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2000 में जो है इसका गठन हुआ था। फॉर्मेशन कैपिटल देहरादून में विंटर, और गारिसियन जो है इसकी समर कैपिटल है, ठीक है। उसके अलावा लार्जेस्ट सिटी की यहाँ पर देहरादून हो गई आपकी। और एक यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गवर्नर कौन है वर्तमान में, ठीक है। बेबी रानी मौर्य यहाँ के गवर्नर हैं, और जो मुख्यमंत्री वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, ये बीजेपी पार्टी से। तो ये सारी चीज़ें उत्तराखंड की हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, रूस ने जो ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की एक बैठक की मेजबानी हाल ही में की है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ये काफ़ी अच्छा अपडेट है। देखिए, भारत का जो नेतृत्व इस बैठक में किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे अजय भूषण पांडे के द्वारा किया गया था। अजय भूषण पांडे के द्वारा जो है ये किया गया था। और देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, जो अजय भूषण पांडे जो कि भारत के वित्त सचिव हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने ही इसमें भारत का नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं।
देखिए ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका ये एक ब्रिक्स सदस्यों का जो है, ये ब्रिक्स सदस्य हैं और ब्रिक्स जो संगठन है उसका समूह है, उसके सदस्य देश है। ठीक है, तो इन्हीं के जो है जो टैक्स प्राधिकारी हैं उनके प्रमुखों की ये बैठक आयोजित हुई थी। ठीक है, जिसकी मेजबानी जो है किसके द्वारा, रूस के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो जिसमें भारत का नेतृत्व यहाँ पर जो भारत के विदेश सचिव है अजय भूषण पांडे इन्होंने किया था। इसके अलावा ब्रिक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखिए ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है शंघाई जो शहर है चीन का वहां पर है, और जो ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं वो के.वी. कामत है। कौन है, के.वी. कामत हैं। ठीक है, उसके अलावा ब्रिक्स के जो सदस्य हैं ब्राजील, रूस, हमारा भारत इसमें शामिल है, चीन है और दक्षिणी अफ्रीका है। तो ये ब्रिक्स के सदस्य देश है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर साल किस दिन को विश्व स्तर पर वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे यानी कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना 7.75% बचत बॉन्ड स्कीम 2018 जिसे हाल ही केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो एक स्कीम थी जो 2018 में शुरू हो गई थी जिसका नाम है 7.75% बचत बॉन्ड स्कीम। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस स्कीम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें अप्रवासी भारतीयों को निवेश की अनुमति नहीं थी, यानी कि ये किसके लिए नहीं थी ये योजना? अप्रवासी भारतीयों के लिए ये योजना नहीं थी। बॉन्ड की परिपक्वता अवधि कितनी थी? 7 साल। 7 साल जो है इसकी, जैसे कि हमारी एफडी होती है, ठीक है, उसी प्रकार से स्कीम थी। ठीक है, लेकिन इनमें उन सभी से जो है ज़्यादा ब्याज मिलता था, इसलिए काफ़ी पसंद करी जा रही थी इस स्कीम को। ठीक है, तो इसमें जो है इसकी जो अवधि थी मिनिमम 7 साल तक आपको जो है उस पैसा को रखना पड़ता था, जब जाके आपको पूरा इंटरेस्ट मिलता था। उसके अलावा देखिए ब्याज दरों में गिरावट की वजह से इस बॉन्ड को बंद कर दिया गया। तो अभी क्या हुआ कि कोविड-19 की वजह से जो ब्याज रेट्स है वो काफ़ी घट चुकी है और इसी वजह से जो है यहाँ पर इसको बंद करना पड़ा। ठीक है, तो ये भी सही है। तो आपके सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है, कोई सा भी गलत नहीं है, तो आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो वजह हो जान ही गई आप क्यों बंद की जा रही है, क्यों बंद की गई है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए भारत में टिड्डियों की किस प्रजाति ने हमले किए हैं जिससे बड़ी मात्रा में फसल बर्बाद हुई है? तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सिस्टोसेरिका ग्रेगेरिया। कौन सा? सिस्टोसेरिका ग्रेगेरिया। ये यहाँ पे एक टिड्डी की प्रजाति है जिसने अभी भारत में जो है हमला किया है। देखिए यहाँ पर वैसे तो काफ़ी सारी जो विदेश है, मतलब पूरे वर्ल्ड में काफ़ी हजारों तरह की प्रजातियां पाई जाती है टिड्डी की, लेकिन भारत में मुख्यतः 3 प्रजातियां ही पाई जाती है टिड्डी की, जिसमें यहाँ पर एक तो आप देख सकते हैं लोक्स्टा माइग्रेटोरिया है, और एक यहाँ पे सिस्टोसेरिका ग्रेगेरिया है, और एक यहाँ पे जो है नोमेडक्रिस सुकिनटा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 3 मुख्यतः, और एक यहाँ पर एक और है ट्रीलॉक्सट, ठीक है, जिसको एनाक्रीडियम एसपी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मुख्यतः यहाँ पर 3-4 प्रजातियां हैं भारत में इसकी, जो मुख्यतः भारत में जो है नुकसान पहुंचाती है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा जो इनमें जो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है वो है डेजर्ट लोकस्ट। ठीक है, डेजर्ट लोकस्ट जो अभी इस वर्ष जो समय में चल रही है, जिसको सिस्टोसेरिका ग्रेगेरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर वर्तमान में इसका प्रकोप है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट जो फोर्ब्स की सूची 2020 थी वो अभी जारी की गई है। इसमें सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त हुआ है? सबसे ज़्यादा फोर्ब्स की जो सूची है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलेटिक्स की 2020 की वो जारी हो चुकी है, और इसमें पहले स्थान पर जो है वो है कौन? रोजर फेडरर। कौन है? रोजर फेडरर। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर है, ठीक है, ये इस सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा है यहाँ पे रोनाल्डो जो पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं, ये इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं, और जो लियोनेल मेसी है ये इस सूची में जो है अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, ये तीसरे स्थान पर है। देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, इस लिस्ट में यहाँ पर एकमात्र जो क्रिकेटर हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं इस एथलीट सूची में, और वो कौन है? विराट कोहली है, भारत के विराट कोहली क्रिकेटर। ठीक है, तो इस सूची में जो है इनको 66वें स्थान पर रखा गया है, और पिछले साल ये 100वें स्थान पर थे, इस बार इनको 66वें स्थान पर रखा गया है। ये यहाँ पर देखिए एथलीट सूची में एक क्रिकेटर है जिनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है,
तो हो गया सारा क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नोवेल कोरोना वायरस किस प्रोटीन रिसेप्टर के कारण मिलकर मानव के श्वसन मार्ग में एपिथेलियस कोशिकाओं को संक्रमित करता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तो आपका सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए यहाँ पर पहले और दूसरे ऑप्शन में कुछ डिफरेंस नहीं है। ये इसका फुल फॉर्म है ACE2 जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये वाला इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 जो है इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलकर जो है ये नोवेल कोरोना वायरस मानव श्वसन मार्ग में एपिथेलियस कोशिकाओं को संक्रमित करता है। थोड़ा विस्तार से बताते हैं, आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए जो वायरस है वो गले और फेफड़ों का जो मतलब कि कोशिकाएं, ठीक है, उपकलाएं हैं, उनको संक्रमित करता है मुख्यतः जो कोरोना वायरस है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो SARS-CoV-2 है ये मानव कोशिकाओं के संपर्क में आने पर ACE2 रिसेप्टर्स के जो है उससे बन जाता है। जो मानव कोशिकाएं में जो ACE2 रिसेप्टर है उससे बन जाता है, उसके संबंध में आ जाता है, उसके जो है कांटेक्ट में आता है, जो अक्सर गले और फेफड़ों में पाए जाते हैं। ये जो ACE2 है ये मुख्यतः गले और फेफड़े में पाया जाता है। और इसके बाद में वैसे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो वायरस है कोविड-19 ये त्वचा पर चिपकने से कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। अगर ये हमारी बॉडी पर बाहरी जगह पर है तो ये हमारा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ये क्या करता है, त्वचा के संपर्क में आता है, फिर हमारे मुंह के जरिए जो है इसके संपर्क में आता है, ACE2 के संपर्क में। जब तक इसके संपर्क में नहीं आएगा ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, लेकिन जब ये इस ACE2 के संपर्क में आता है तो इसके बाद में जो है ये नाक गाल जो है मुंह से होकर शरीर में प्रवेश करता है और उसके बाद में जो है ये यहाँ पर पहुँच जाता है और उसके बाद में क्या करता है, ये हमारे जो शरीर बॉडी है उसको संक्रमित कर देता है इसको। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कहाँ पर 28 मई 2020 को मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ का नींव रखा गया है? ये एक मिसाइल पार्क है जिसको नाम दिया गया है अग्निप्रस्थ। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? INS कलिंग में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? INS कलिंग में। थोड़ा सा जानते हैं ये कहाँ पर है और क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं INS कलिंग जो है एक भारतीय नौसेना प्रतिष्ठान है जो पूर्वी नौसेना कमान का रिपोर्ट करता है और ये विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक है, यहीं पर जो है ये INS कलिंग जो है इसी के अंदर ये अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला हाल ही में रखी गई है। इस पार्क का उद्देश्य INS कलिंग के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, इसका जो मेन जो अट्रैक्टिव पॉइंट है इस पार्क का वो है P-70M टिस्ट। ठीक है, P-70M टिस्ट जो है इसका एक मुख्य आकर्षण केंद्र है। यह एक एंटी शिप मिसाइल है जिसे पानी के नीचे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, P-70 क्या है, तो ये एक एंटी शिप मिसाइल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा। दिग्गज पुरुष योगेश गौड़ जिनका हाल ही निधन हो गया है, ये एक महान ब्लैंक स्पेस था। तो ये कौन थे, ये आपको पूछा गया है यहाँ पर, और जो सही आंसर है ये एक प्रसिद्ध गीतकार थे। कौन थे? फेमस गीतकार थे। ठीक है, चलिए आज की क्विज देख लेते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के लोगों के लिए सतत विकास टैक्स नामक एक नया कर लागू किया है? ये जो सतत विकास टैक्स है ये किस देश ने लागू किया है? भारत, बांग्लादेश और मालदीव के लोगों के लिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।